हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड की निःशुल्क सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। दोस्तों, हमारी उत्तराखंड जिला सीरीज चल रही थी जिसमें हम लोग उत्तरकाशी जनपद का अध्ययन कर रहे थे। तो देखिए, उत्तरकाशी जनपद का पहला पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ। आज ही हमारा दूसरा पार्ट होने वाला है। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण हमारी ये सीरीज है, जिला सीरीज। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उत्तराखंड जिला सीरीज में उत्तरकाशी में, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे झीलों के बारे में। तो उत्तरकाशी का जो हमारा पहला पार्ट था वो हमने पढ़ा। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने वहाँ चर्चा की थी, बहुत ही डीपली हमने उन चीज़ों को पढ़ा था। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं सेकंड पार्ट में, जो उत्तरकाशी में जो झीलें हैं या ताल हैं उनके बारे में। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है फाजकंडी बयाताल या बयाताल। देखिए, मैंने इसके दो नाम यहाँ पर इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि देखिए, ये दो नामों से एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, अभी जब 2016-17 में पटवारी का एग्जाम हुआ था तो वहाँ पर भी ये प्रश्न बना था, तो वहाँ पर सिर्फ बयाताल बयाताल करके बना था। ऐसा पूछा था, किस ताल का जल उबलता रहता है, ऐसे करके प्रश्न ना था। तो आपके ऑप्शन में सिर्फ बयां ताल दिया हुआ था, तो ऐसे कंफ्यूज ना हो बच्चे, इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों ही नाम लिख दिए हैं। तो फाजकंडे बयां ताल पूछे या बयां ताल पूछे, बात एक ही है। तो फाजकंडे बयां ताल या बयां ताल कहाँ है? उत्तरकाशी में है। और देखिए, इस जल का ताल उबलता रहता है। इस ताल की यही खासियत है कि इस ताल का जल उबलता रहता है। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए, कुछ अन्य ताल हैं, इनको नोट करेंगे। भराड़सर ताल, रस्याड़ा ताल, लामा ताल, रुईसारा ताल, देवसाड़ी ताल, सरू ताल, देवसाड़ा ताल। देखिए, दोबारा लिख दिया गया है, कोई बात नहीं। फिर देखिए, अनचांदी नाड़ा ताल, बड़ासू ताल, मलतड़ू ताल, सप्तऋषि बुंड ताल, सरताल, रोहिसाड़ा ताल। रोहिसाड़ा ताल देखिए, यहाँ पर देखिए रोहिसाड़ा अलग है, रेवसाड़ा अलग है। देखिए, जैसे देवसाड़ी है, ये रेवसाड़ा है, रोहिसाड़ा है, अलग अलग प्रकार के नाम है। तो ये देखिए, इनको आपको ध्यान में रखना है। एक आता है खेड़ा ताल। तो ये कुछ ताल अन्य ताल हैं उत्तरकाशी जनपद के, बहुत महत्वपूर्ण है ताल। अगर हम लोग उत्तराखंड का एग्जाम देखते हैं तो हर एग्जाम में एक या दो प्रश्न तालों से संबंधित बनता ही है। तो ये ताल आपको जितने भी यहाँ पर लिखे हुए हैं सारे याद रखने हैं। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए, नचिकेता ताल है। नचिकेता ताल, जनश्रुति है कि उदलक के पुत्र नचिकेता के नाम पर ही इसका यह नाम पड़ा। तो नचिकेता ताल कहाँ हो जाएगा? ये भी उत्तरकाशी में। तो जितने भी यहाँ पर ताल लिखे हुए हैं, जो भी जानकारी हम लोग देख रहे हैं, सब उत्तरकाशी जनपद की है। उसके बाद देखिए, एक आता है डोडी ताल। डोडी ताल जैसे कि 6 कोनों वाला ताल है। ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न बनते रहते हैं। आपके सामने 4 ताल दिए होंगे, आपसे पूछा जाएगा बताइए इसमें से किस ताल के 6 कोने हैं, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? डोडी ताल। अब देखिए, डोडी ताल जो है वह सुंदर मछलियों के लिए भी प्रसिद्ध है। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए, जो डोडी ताल से असो नदी निकलती है, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि असो नदी किस ताल से निकलती है, तो ये निकलती है डोडी ताल से। भागीरथी की सहायक नदी है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि असो नदी किसकी सहायक नदी है? भागीरथी की। और देखिए, दरवा टॉप, ये दरवा टॉप कहाँ पर है? दरवा टॉप नोट कर लेंगे, डोडी ताल के पास ही है ये। कहाँ पर? डोडी ताल के पास है, उत्तरकाशी में। ये डोडी ताल के पास उत्तरकाशी में है। कौन सा टॉप? दरवा टॉप, नोट कर लेंगे इसको। उसके बाद देखिए, अगला आता है काणाया अंधा ताल। काणाया अंधा ताल कहाँ है? ये भी उत्तरकाशी में। ये बिना जल का ताल है। देखिए, बिना जल का ताल है ये। हालांकि हो सकता है किसी जमाने में इसमें पानी होता हो, लेकिन वर्तमान में बिना जल का ताल इसे कहा जाता है। काणाया अंधा ताल बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ पर है? उत्तरकाशी। चलिए ठीक, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिए, अगला आता है केदार ताल। केदार ताल कहाँ है? ये भी उत्तरकाशी में है। थलैया सागर पर्वत श्रृंखला में स्थित है। कभी कभी ऐसे प्रश्न बन जाते हैं, केदार ताल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? थलैया सागर पर्वत श्रृंखला पर। फिर देखिए, भराड़सर ताल मैंने आपको बताया कहाँ पर है करके, लेकिन इसके बारे में महत्वपूर्ण क्या चीज़ है? उत्तरकाशी में यह स्थित है। उत्तरकाशी व हिमाचल प्रदेश की सीमा पर यह स्थित है। ऐसे प्रश्न कभी कभी बन जाते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 ताल के नाम रहेंगे, आपसे पूछा जाएगा बताइए इनमें से कौन सा ताल उत्तरकाशी व हिमाचल प्रदेश की सीमा पर है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? भराड़सर ताल। क्योंकि देखिए, जो हमारा उत्तरकाशी जनपद आता है वो हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाता है। पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको मैप से सबको समझाया था। देखिए, यहाँ पर हमारा उत्तरकाशी जनपद है और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, तो कहीं यहीं पर होगा ये ताल, जहाँ पर हिमाचल प्रदेश और उत्तरकाशी जनपद की सीमा लगती होगी। चलिए ठीक। उसके बाद देखिए, एक आता है ब्राह्मी ताल। ब्राह्मी ताल कहाँ पर है? तो ब्राह्मी ताल भी कहाँ पर है? उत्तरकाशी जनपद में। फिर देखिए, एक है मंगलाचू ताल। मंगलाचू ताल की क्या विशेषता है? ये सबसे पहले नोट करेंगे, मंगलाचू ताल कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। अब देखिए, विशेषता क्या है? ताली बजाने में बुलबुले उठते हैं, ये इसकी विशेषता है मंगलाचू ताल की। बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है आने वाले एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो मंगलाचू ताल कहाँ हो जाएगा? उत्तरकाशी में।
उसके बाद देखिए नैनीताल के 7 ताल की तरह उत्तरकाशी के हरसिल में भी एक 7 ताल है। देखिए यहाँ पर से अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 7 ताल कहाँ है और ऑप्शन में अगर नैनीताल है तो आपको नैनीताल की तरफ जाना है, उस स्थिति में आपको उत्तरकाशी की ओर नहीं जाना है। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में नैनीताल नहीं है तो हरसिल की तरफ आप लोग जाएंगे, क्योंकि हरसिल में भी एक 7 ताल है। चलिए ठीक है, हरसिल कहाँ है? उत्तरकाशी में। अब देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ग्लेशियर, पर्वत, दर्रे, बुग्याल, आंदोलन, ये सब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है, पिछली वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था पर्वत भी हर जनपद के मैं आपको करवा चुका हूँ, ग्लेशियर भी आपको हर जनपद के करवा चुका हूँ, दर्रे भी हर जनपद के करवा चुका हूँ, बुग्याल भी हर जनपद के करवा चुका हूँ। आंदोलन जो जो आंदोलन उत्तराखंड में हुए हैं, जिस जनपद में हुए हैं, वो भी सब कुछ करवा चुका हूँ। तो इन चीज़ों को हम लोग दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। और देखिए सबसे अच्छी बात क्या है, उत्तरकाशी जनपद के 2 ही पार्ट्स आएंगे, क्योंकि देखिए 3 पार्ट तब बनते जब मैंने आपको ये सब चीज़ें नहीं करवाई होती। 3 या 4 पार्ट भी फिर तो बन सकते थे। तो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था ना कि आधे से ज़्यादा चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं हर जनपद की। देखिए ग्लेशियर पढ़ चुके हैं, पर्वत पढ़ चुके हैं, दर्रे पढ़ चुके हैं, बुग्याल पढ़ चुके हैं, आंदोलन पढ़ चुके हैं, आधी से ज़्यादा चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये चीज़ तो हम लोग दोबारा डिस्कस करेंगे नहीं। तो जो उत्तरकाशी जनपद है हमारा 2 पार्ट से में कवर हो जाएगा, तीसरे पार्ट की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि देखिए ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट है। अगर आपने मेरी उत्तराखंड के भूगोल की सीरीज़ देखी है तो आपको ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोबारा, क्योंकि सब कुछ पहले ही करवा चुका हूँ। हाँ, एक चैप्टर हमारा रह गया नदियों वाला। नदियों वाला चैप्टर हमारा रह गया है। तो नदियों को हम लोग एक अलग से हमारी एक सीरीज चलेगी नदियों की, उसमें हम लोग नदियाँ पढ़ेंगे। नदियों को हम लोग जो हमारे जिला सीरीज है इसमें हम लोग इसको कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नदियों का जो चैप्टर रहेगा अपना अलग ही चैप्टर रहेगा, क्योंकि हर जनपद की अलग 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 नदियाँ पढ़ेंगे तो ऐसे थोड़ा कंफ्यूज वाला मामला हो जाएगा। तो नदियों का एक सेपरेट वीडियो बनेगा, उसमें हम लोग नदियाँ पढ़ेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया, ग्लेशियर, पर्वत, दर्रे, बुग्याल हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। इसी कारण से आपकी जिला सीरीज 2 पार्ट से में कवर हो जा रही है, वरना 3 या 4 पार्ट भी बन सकते थे। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए प्रमुख कुंडों की हम लोग बात करते हैं उत्तरकाशी के। सूर्य कुंड जैसे कि यमुनोत्री में है, ये गर्म कुंड है। दोस्तों ये काफी प्रश्न ऐसे बनते हैं। सूर्य कुंड जो कि यमुनोत्री में है, ये ऐसे प्रश्न बनेगा आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे, बताइए इनमें से कौन सा गर्म कुंड है। तो आपको याद रखना है जो सूर्य कुंड जो यमुनोत्री में है वो गर्म कुंड है। उसके बाद देखिए गंगोत्री का गौरी कुंड, गंगोत्री का सूर्य कुंड। देखिए यहाँ पर देखिए एक गंगोत्री में भी सूर्य कुंड है, एक यमुनोत्री में भी सूर्य कुंड है। लेकिन अंतर क्या है? अंतर ये है जो गंगोत्री का जो सूर्य कुंड है वो ठंडे जल का कुंड है, और जो यमुनोत्री का जो सूर्य कुंड है वो गर्म जल का कुंड है। तो ये इनमें अंतर है। तो ऐसे करके आपको ये याद रखना है। देखिए गंगोत्री का गौरी कुंड, उसके बाद देखिए गंगोत्री का सूर्य कुंड, देवकुंड, रुद्रकुंड, सप्तकुंड और विष्णु कुंड, ये सब कहाँ हैं? उत्तरकाशी में। और ये सारे के सारे ठंडे जल के कुंड हैं। और देखिए जो सूर्य कुंड है इसको तप्त कुंड भी कहा गया है कहीं कहीं। चलिए ठीक है, तो ये सारे कुंड आपको याद रखना है। चलिए ठीक, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिए कुछ अन्य कुंड और हैं। केदार कुंड, रिगदू पाणी कुंड, कमलेश्वर महादेव कुंड, ये सब कुंड कहाँ हो जाएंगे? ये सारे कुंड उत्तरकाशी जनपद में ही हैं। उसके बाद देखिए सप्त ऋषि कुंड उत्तरकाशी में यमुनोत्री में है, जिसे पुराणों में मलिंग सरोवर कहा गया है। बहुत महत्वपूर्ण दोस्त ये प्रश्न है कि किस कुंड को पुराणों में मलिंग सरोवर भी कहा गया है? तो वो सप्त ऋषि कुंड को कहा गया है, जो कि कहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी में यमुनोत्री में स्थित है। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए गंगोत्री नहीं गंगानी यमुनोत्री क्षेत्र में गर्म पानी का कुंड है, जिसके पानी में गंधक की मात्रा पाई जाती है। तो देखिए गंगानी यमुनोत्री में गर्म पानी का एक कुंड है, और देखिए गंगानी यमुनोत्री क्षेत्र में गर्म पानी का एक कुंड है, जिसके पानी में गंधक की मात्रा पाई जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है, गंगानी जो कुंड रहेगा इसमें गंधक की मात्रा पाई जा रही है। फिर देखिए कुछ झरने हैं उत्तरकाशी में, इनको हम लोग देखते हैं। एक है मंदाकिनी झरना, एक है खराड़ी झरना, 2 झरने हैं। जो मंदाकिनी झरना है वो हरसिल में है। चलिए ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। खराड़ी झरना बहुत महत्वपूर्ण है। फिर देखिए गिलगिट ऑफ उत्तराखंड, गिलगिट ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? तो आराकोट को। आराकोट कहाँ है? उत्तरकाशी में। ऐसे प्रश्न दोस्तों काफी बनते हैं एग्जाम में। गिलगिट ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? आराकोट को। आराकोट कहाँ है? उत्तरकाशी में। फिर देखिए उत्तरकाशी की सिराई घाटी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो लाल चावल के उत्पादन के लिए ये प्रसिद्ध है। फिर देखिए भटवाड़ी, धराली, जंगला नामक स्थल कहाँ है? तो ये है उत्तरकाशी में ही है। ये थोड़े पर्यटन स्थल भी हैं, तो इसलिए महत्वपूर्ण है भटवाड़ी, धराली और जंगला नामक स्थल। उसके बाद देखिए प्रमुख घाट मणिकर्णिका घाट, गौ घाट, जड़ भड़त घाट, केदार घाट और त्रोटकाचार
घाट, तो देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। मणिकर्णिका घाट बहुत महत्वपूर्ण है मुझे लगता है आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि एक तो मणिकर्णिका घाट है, एक है मणिकर्णिका कुंड। मणिकर्णिका कुंड कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। और मणिकर्णिका घाट कहाँ हो जाएगा? उत्तरकाशी में। तो ये सारे घाट महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए ठीक, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए उत्तरकाशी जनपद के प्रमुख संस्थान, तो उत्तरकाशी जनपद के प्रमुख संस्थान देखिए, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है। ऐसे प्रश्न बनेगा, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? तो ये है उत्तरकाशी में। देखिए इसको शॉर्ट में NIM भी कहा गया है। NIM इसकी अंग्रेजी में जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग ऐसे करके इसका अंग्रेजी में नाम है। तो कभी कभी क्या होता है ना, NIM करके आपसे पूछा जाएगा कि NIM की स्थापना कब हुई थी, डायरेक्ट ऐसे पूछा जाएगा। अब आपने NIM तो कभी सुना ही नहीं है, तो इसीलिए जो इंग्लिश इसका नाम है NIM, इसको याद रखिए। 14 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना होती है। कहाँ होती है? उत्तरकाशी में। और जो NIM यानी कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के जो प्रथम प्रधानाचार्य बने थे, वो बने थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। ये भी महत्वपूर्ण है। चलिए ठीक है। और ये पर्वतारोहण के लिए बनाया गया था। जो पर्वतारोहण को पर्वतारोहण के क्षेत्र में उसको आगे बढ़ाने के लिए इस संस्थान की स्थापना उस समय की गई थी। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ भी चुका है कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? उत्तरकाशी में है। और इसकी स्थापना कई बार पूछ ली गई है, 1965। उसके बाद देखिए पर्वतीय विकास परिषद नामक स्वयंसेवी संस्था टुंडा उत्तरकाशी में स्थित है। देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि पर्वतीय विकास परिषद नामक एक स्वयंसेवी संस्था है, ये कहाँ पर है? टुंडा उत्तरकाशी में। NIM नहीं, NIM नहीं, ये देखिए। फिर उसके बाद देखिए हिमालयन संग्रहालय। हिमालयन संग्रहालय कहाँ है? 1965 में NIM के अंतर्गत। यानी कि NIM के अंतर्गत, यानी कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के अंतर्गत ही हिमालय संग्रहालय की स्थापना की जाती है। कब की जाती है? 1965 में। क्वेश्चन बनेगा हिमालय संग्रहालय कहाँ है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तरकाशी में। इसकी स्थापना भी 1965 में ही हुई थी। जैसे कि 1965 में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना हुई थी, और देखिए उसी समय हिमालय संग्रहालय की स्थापना 1965 में उत्तरकाशी में हुई थी। फिर देखिए जो ये संग्रहालय है, हिमालय संग्रहालय, इस संग्रहालय में देवी देवताओं की मूर्तियां व अनुष्ठान करने वाले उपकरण रखे गए हैं। और साथ ही में संग्रहालय में गढ़वाल के पारंपरिक आभूषण, बर्तन, वाद्य यंत्र आदि का भी संग्रह किया गया है। तो ये भी महत्वपूर्ण है। जो संग्रहालय बनाया गया है वो किस चीज़ के लिए बनाया गया है? एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं, देखिए देवी देवताओं की मूर्ति रखी जा रही है, पारंपरिक आभूषण रखे जा रहे हैं, बर्तन रखे जा रहे हैं, वाद्य यंत्र रखे जा रहे हैं। तो ये मतलब बहुत अच्छा हम लोग कह सकते हैं संग्रहालय बनाए गए यहाँ पर 1965 में। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए नेलांग घाटी कहाँ है? नेलांग घाटी है उत्तरकाशी में। बहुत महत्वपूर्ण है ये आने वाले एग्जाम के लिए। मुझे लगता है आने वाले एग्जाम में ये प्रश्न बन सकता है कि नेलांग घाटी कहाँ है। तो ये उत्तरकाशी में है। यहाँ पर से दो प्रश्न इसके बारे में और महत्वपूर्ण है कि पहाड़ का रेगिस्तान या फिर उत्तराखंड का लद्दाख किसे कहा जाता है? पहाड़ का रेगिस्तान और उत्तराखंड का लद्दाख किसे कहा जाएगा? नेलांग घाटी को, जो कि उत्तरकाशी में स्थित है। और देखिए तरुण विज्ञान संस्थान कहाँ है? डुंडा। डुंडा कहाँ है? उत्तरकाशी में। ये डुंडा से भी दोस्तों एक आध बार एग्जाम प्रश्न बन चुका है कि डुंडा कहाँ है। तो ये आप लोग याद रख लीजिए, डुंडा कहाँ हो जाएगा? उत्तरकाशी में। और तरुण विज्ञान संस्थान कहाँ है? उत्तरकाशी में। और देखिए उत्तराखंड का लद्दाख और पहाड़ का रेगिस्तान नेलंग घाटी। नेलंग घाटी कहाँ है? उत्तरकाशी। चलिए ठीक, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए उत्तरकाशी की जल विद्युत परियोजनाएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों बहुत बनते हैं। मैं कहूँगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जल विद्युत परियोजनाएं, क्योंकि हर एग्जाम में देखा जा रहा है जल विद्युत परियोजनाओं से प्रश्न बन रहे हैं। तो ये जल विद्युत परियोजनाओं की हम लोग बात करते हैं और जान लेते हैं। तो देखिए उत्तरकाशी जल विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी हैं उत्तरकाशी में। सबसे पहले आता है करमौली परियोजना। करमौली परियोजना कहाँ है? ये है उत्तरकाशी में, जाड़ गंगा नदी पर है। बहुत महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के लिए। उसके बाद देखिए उत्तरकाशी में टॉन्स नदी पर परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। देखिए एक बात आपको ये समझनी है, वैसे तो मैं ये आपको समझा चुका हूँ एक बार, चलिए दोबारा एक बार समझ लीजिए। उत्तरकाशी में एक जगह है, उस जगह का नाम है नेटवाड़। उस जगह का नाम है नेटवार। कहाँ पर? उत्तरकाशी में। देखिए थोड़ा सा मैप के माध्यम से हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं इसको। ये देखिए ये हमारा उत्तराखंड का मैप है, ये है उत्तरकाशी। तो ये उत्तरकाशी में एक जगह है, ये यहाँ पर है, एक जगह का नाम है नेटवाड़। नेटवाड़। तो देखिए इस नेटवाड़ में क्या होता है, जो एक नदी है रुपिन, एक नदी है सुपिन। तो रुपिन और सुपिन नदी का संगम होता है। कहाँ पर? नेटवाड़ में, यहाँ पर।
जो रुपिन नदी है वो हिमाचल प्रदेश से निकलती है, और जो सुपिन नदी है वो कहाँ से निकलती है, उत्तरकाशी से ही निकलती है। रुपिन नदी जहाँ हिमाचल प्रदेश से डोडरा क्वार ऐसे कोई क्षेत्र है वहाँ से निकलती है। तो ये हालांकि नदियों वाले चैप्टर में हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा समझ लीजिए इस चीज़ को, क्योंकि टॉन्स नदी यहाँ पर टॉन्स नाम आया है इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ। तो देखिए दो नदियां हैं रुपिन और सुपिन, उनका संगम कहाँ होता है, उत्तरकाशी जनपद में। कहाँ पर, नेटवाड़ नामक स्थान में। यहाँ पर एक नदी यहाँ पर से आके मिलती है, एक नदी यहाँ पर से आके मिलती है। तो दो नदी जब यहाँ पर आके मिलती हैं, ये सुपिन नदी है और ये रुपिन नदी है। रुपिन नदी कहाँ से आ रही है, रुपिन नदी आती है उत्तरकाशी से, और सुपिन नदी देखिए उत्तरकाशी से नहीं, जो रुपिन नदी है वो आती है हिमाचल प्रदेश से, और सुपिन नदी आती है कहाँ से, उत्तरकाशी से। तो जब दो नदियां यहाँ पर आके मिलती हैं इस जगह पर नेटवाड़ नामक स्थल पर, तब ये दोनों शाखाएं मिल जाती हैं। तो यहाँ से ये टॉन्स के नाम से जानी जाती हैं। तो ये आप समझ गए होंगे टॉन्स नदी की बात। चलिए ठीक है। तो देखिए उत्तरकाशी में टॉन्स नदी पर परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए नेटवाड़ मोरी परियोजना कहाँ पर है, टॉन्स नदी पर। और देखिए एक आता है जखौल सांकरी परियोजना। देखिए जखौल सांकरी परियोजना वैसे तो सुपिन नदी पर है। अब जैसे कि सुपिन और रुपिन एक होकर टॉन्स बन जाती हैं, तो कभी कभी क्या होता है एग्जाम में आपके सुपिन नदी नहीं लिखा हुआ आएगा, हो सकता है वहाँ पर टॉन्स लिखा हुआ आ जाए। तो इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों संभावनाएं आपके सामने रख दी हैं, सुपिन नदी भी और टॉन्स नदी भी। जो वहाँ पर आपको उत्तर मिलता है आप उसमें टिक करना है। तो देखिए जो नेटवाड़ मोरी जखोल सांकरी को आप लोग अलग से नोट कर लीजिए, उत्तरकाशी में स्थित है सुपिन नदी पर। तालुका सांकरी ये टॉन्स नदी पर है। मोरी हनोल परियोजना टॉन्स नदी पर। हनुमान चट्टी परियोजना टॉन्स नदी पर। और हनौल त्योनी परियोजना टॉन्स नदी पर। ये सब कहाँ है, उत्तरकाशी में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों जल विद्युत परियोजनाएं हैं, तो इनको आपको नोट कर लेना है। चलिए ठीक। उसके बाद देखिए मनेरी भाली परियोजना फर्स्ट, जिसको तिलोद परियोजना भी कहा गया है, तो ऐसे करके तिलोद से भी आ सकता है ये। तो मनेरी भाली परियोजना जैसे कि 90 मेगावाट की है और ये भागीरथी नदी पर है। भागीरथी नदी पर देखिए एग्जाम में प्रश्न क्या क्या बनते हैं, पहले तो आपको ये समझना है। देखिए जो मेगावाट है ना, मेगावाट देखिए उन्हीं परियोजनाओं का पूछा जाता है जो कि चर्चा में रहती है, जैसे कि टिहरी परियोजना हो गई। और जो मतलब बड़ी बड़ी जो परियोजनाएं होती हैं उनके बारे में ही पूछा जाता है। तो ये जितनी अब देखिए अगर मैं आपको नेटवार मोड़ी परियोजना, जखौल सांकरी परियोजना, इन सबका मेगावाट अगर लिखवाऊं तो ये तो याद करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ये पूछा नहीं जाता है। पूछा क्या जाएगा, जैसे कोई परियोजना है किस जनपद में है, उसके साथ साथ किस नदी पर है, ऐसे करके पूछा जाता है। तो नदियां और जनपद आपको याद रखने हैं। तो मंदेरी भाली परियोजना तिलोथ 90 मेगावाट की है और ये भागीरथी नदी पर है। यह 1983 से कार्यरत है। डेट बहुत महत्वपूर्ण है इसकी, क्योंकि ये एग्जाम में आने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये परियोजना, और आपके किताबों में इसकी डेट भी दी हुई है। उसके बाद देखिए मंदेरी भाली टू धरासू परियोजना, धरासू भी इसको कहा गया है, 304 मेगावाट की, ये भी भागीरथी नदी पर है। देखिए मंदेरी भाली, देखिए दोनों परियोजना भागीरथी नदी पर है, बस इसमें अंतर इतना है मेगावाट का अंतर है, और जो शुरू होती हैं उसका अंतर है। देखिए 1976 में ये शुरू होती है, लेकिन धनाभाव के कारण 1990 में इसका निर्माण कार्य रोक दिया गया। 2002-2003 में पुनः इसका निर्माण कार्य शुरू होता है, और 2008 से यह परियोजना शुरू हो पाती है। तो इसलिए ये है मंदेरी भाली टू परियोजना, जिसको धरासू कहा गया। धरासू और तिलोथ से आपको याद रखना है। देखिए ऐसे करके ऐसे पूछ लेगा, धरासू परियोजना कब शुरू हुई, 2008 में होती है। तिलोथ परियोजना कब से कार्यरत है, 1983 से। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए अगली परियोजना कौन सी है, पाला मंदेरी परियोजना 480 मेगावाट की है। देखो मैंने आपसे कहा ना मेगावाट इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस 4-5 परियोजनाएं हैं उनका मेगावाट हम लोग देख लेते हैं। तो पाला मंदेरी परियोजना भागीरथी नदी पर है। देखिए आपने ये नोट किया होगा, मंदेरी वाली जो 3 परियोजनाएं हमने देखी हैं, इसको आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। मंदेरी वाली 3 परियोजनाएं हमने देखी हैं, सभी भागीरथी नदी पर है, ऐसे करके भी आप इसको याद कर सकते हैं। फिर देखिए लोहारी नाग परियोजना, ये लोहारी नाग परियोजना कहाँ है, ये भी उत्तरकाशी में है, 520 मेगावाट की। ये किस नदी पर है, भागीरथी नदी पर। चलिए ठीक है, तो ये तो भागीरथी नदी की कुछ परियोजनाएं हैं। अब भागीरथी नदी की कुछ अन्य परियोजनाएं और हैं। देखिए भैरव घाटी फेज 1, भैरव घाटी फेज 2 और भैरव घाटी फेज 3, ये तीनों परियोजनाएं कहाँ हैं, उत्तरकाशी में। पाला तिलोथ टू परियोजना, पाला तिलोथ टू परियोजना कहाँ पर है, ये भी उत्तरकाशी में है। और किस नदी पर है, भागीरथी नदी पर। ये भी सारी हैं। तो ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। भैरव घाटी फेज 1, भैरव घाटी फेज 2, भैरव घाटी फेज 3, पाला तिलोथ टू परियोजना, ये सब कहाँ पर हैं, उत्तरकाशी में है। और किस नदी पर है, भागीरथी नदी पर। उसके बाद देखिए एक आती है लिमची गाड़ परियोजना, ये भी कहाँ पर है, उत्तरकाशी में, और ये भागीरथी नदी पर है। फिर देखिए जाड़ गंगा परियोजना, जाड़ गंगा परियोजना कहाँ पर है, उत्तरकाशी में, जाड़ गंगा नदी पर। फिर देखिए आराकोट त्यूनी परियोजना, ये कहाँ पर है, ये भी उत्तरकाशी में है, पाबर नदी पर है।
सोनगाड़ परियोजना कहाँ पर है? ये भी उत्तरकाशी में है और ये किस नदी पर है? यमुना नदी पर। उसके बाद देखिए अगला आता है हनुमान गंगा जल विद्युत परियोजना। ये भी कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है। किस नदी पर है? हनुमान गंगा नदी पर। फिर आता है अस्सी गंगा परियोजना। ये भी कहाँ है? उत्तरकाशी में। किस नदी पर है? अस्सी गंगा नदी पर। तो दोस्तों ये थी उत्तरकाशी जनपद की महत्वपूर्ण परियोजनाएं। देखिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए ठीक है। फिर देखिए उत्तरकाशी जनपद में जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य हैं, उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं कि कितने उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो उत्तराखंड में कुल मिलाकर 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिसमें कि 2 राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी जनपद में स्थित हैं। कितने? 2 राष्ट्रीय उद्यान। कभी कभी दोस्तों क्या होता है, जब एग्जाम को ज़्यादा ही डीपली पूछा जाता है तो ऐसे पूछ लिया जाता है कि बताइए उत्तरकाशी जनपद में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो उत्तरकाशी जनपद में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। उत्तराखंड में कुल मिलाकर कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। और उत्तरकाशी जनपद में कितने राष्ट्रीय अभ्यारण्य हैं? 1 राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय अभ्यारण्य हैं? कुल मिलाकर 7 राष्ट्रीय अभ्यारण्य हैं। चलिए ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से। जैसे जैसे जनपद हम लोग पढ़ते जाएंगे, हर जनपद में जो जो हमारा अभ्यारण्य हो, राष्ट्रीय उद्यान हो आएगा, उसको हम लोग अध्ययन करते हुए चलेंगे। तो देखिए सबसे पहला आता है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। 1980 में इसकी स्थापना होती है। 472 वर्ग किलोमीटर। देखिए ये वर्ग किलोमीटर काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 6 ही हैं, 6 ही राष्ट्रीय उद्यान है, तो यहाँ से इनका वर्ग किलोमीटर पूछ लिया जाता है। तो ये वर्ग किलोमीटर आपको इनका याद रखना है। तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है। 1980 में इसकी स्थापना होती है। देखिए गोविंद वन्यजीव विहार आएगा, उसकी 1955 में स्थापना हो गई। इसमें आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना है, अभी आपको नोट करवा दूंगा। चलिए ठीक। तो 472 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। संचालन कहाँ से होता है इसका? तो देखिए गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का संचालन होता है राष्ट्रीय राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून से इसका संचालन होता है। महत्वपूर्ण है। चलिए ठीक, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिए अगला आता है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। 1989 में इसकी स्थापना होती है। 2390 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों ये प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम आ भी चुका है कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ये है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। और इसकी स्थापना कई बार पूछ ली गई है। 1989 में 2390 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये थे हमारे 2 राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तरकाशी जनपद में स्थित हैं। उसके बाद देखिए गोविंद वन्यजीव विहार। मैंने आपको बताया ना 7 वन्यजीव विहार हैं उत्तराखंड में, जिसमें कि एक वन्यजीव विहार उत्तरकाशी में स्थित है। वो कौन सा है? गोविंद वन्यजीव विहार। 1955 में इसकी स्थापना होती है। 485 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। अब देखिए राज्य में स्थापित प्रथम वन्यजीव विहार है। अगर आपसे पूछे कि उत्तराखंड का सबसे पुराना या सबसे पहला वन्यजीव विहार कौन सा है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? गोविंद वन्यजीव विहार। तो राज्य में स्थापित प्रथम वन्यजीव विहार है। और स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट संचालित यहाँ कब हुआ था? 1990-1991 में। ये भी आपको डेट याद रखनी है। 1990-1991 में गोविंद वन्यजीव विहार में स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट संचालित हुआ था। चलिए ठीक है। फिर देखिए गोविंद वन्यजीव विहार में दाढ़ी वाले गिद्ध भी पाए जाते हैं। कभी कभी दोस्तों ऐसे प्रश्न बन जाते हैं कि किस वन्यजीव विहार में दाढ़ी वाले गिद्ध पाए जाते हैं, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? गोविंद वन्यजीव विहार। अब देखिए हल्के छिलके वाली राजमा के लिए प्रसिद्ध, हल्के छिलके वाली राजमा के लिए विश्व प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? उत्तरकाशी का हरसिल नामक क्षेत्र। उत्तरकाशी का जो हरसिल है वो हल्के छिलके वाले राजमा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है कि उत्तराखंड का कौन सा स्थान हल्के छिलके वाली राजमा के लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? हरसिल। सिराई घाटी, ये तो मैं आपको नोट करवा ही चुका हूँ, चलिए दोबारा लिख दिया गया, कोई बात नहीं। लाल चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए ठीक है। अब देखिए कुछ गुफाओं की हम लोग बात करते हैं उत्तरकाशी में। परकटेश्वर गुफा कहाँ है? उत्तरकाशी। पांडव गुफा गंगोत्री में है। गंगोत्री कहाँ है? उत्तरकाशी में। मतंग गुफा कहाँ है? उत्तरकाशी में। सरंगी गुफा कहाँ है? उत्तरकाशी में। तो जितनी भी ये गुफाएं लिखी गई हैं, सारी की सारी गुफाएं कहाँ हैं? उत्तरकाशी में। चलिए ठीक है। एक आती है देखिए भीम गुफा। भीम गुफा उत्तरकाशी में भी है, भीम गुफा रुद्रप्रयाग में भी है। अब देखिए आपको ऑप्शन कैसे एग्जाम में आएंगे। देखिए या तो ऑप्शन उत्तरकाशी आएगा या रुद्रप्रयाग ही आएगा। अगर दोनों आते हैं तो आपकी ऑप्शन तीसरा ऐसा होगा, ए व बी दोनों ऐसे करके ऑप्शन होंगे। मान लो उत्तरकाशी भी आपको दे दिया, रुद्रप्रयाग भी दे दिया, उस कंडीशन में एक ऑप्शन ऐसा होगा ए व बी दोनों ऐसे करके। हालांकि ऐसा नहीं आएगा तो आपके सामने एक ही ऑप्शन आएगा, या उत्तरकाशी या रुद्रप्रयाग। ये 2 गुफाएं हैं उत्तरकाशी में और रुद्रप्रयाग में। चलिए ठीक है। दो प्रकटेश्वर गुफा हो, पांडव गुफा हो, मतंग गुफा, सरंगी गुफा, सारी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आती रहती हैं, आपको याद रखनी है। उसके बाद देखिए
उत्तरकाशी में आई प्रमुख आपदाएं कौन कौन सी हैं? 20 अक्टूबर 1991 में एक आपदा आई थी 6.6 रिएक्टर स्केल की। देखिए 2017-18 से ये चीज़ देखी गई है कि जो उससे पहले के एग्जाम में क्या होता था, जो जैसे कि भूकंप आए रहते थे उनके रिक्टर स्केल के बारे में पूछ लेगा। जैसे कि साल 1990 में कोई सा जैसे कि कोई साल ले लेगा, उस साल में कोई भूकंप आया हो तो पूछ लेगा कि उसका रिएक्टर स्केल कितना था भूकंप का। हालांकि ऐसे प्रश्न आने अब कम हो गए हैं, आज वर्तमान के एग्जाम में ऐसे प्रश्न देखने को नहीं मिल रहे हैं। नोट कर लीजिए फिर भी नोट कर लीजिए कि 20 अक्टूबर 1991 को एक भूकंप आया था उत्तरकाशी में 6.6 रिक्टर स्केल का ये भूकंप था। 23 जून 1990 को उत्तरकाशी के ज्ञानसू में भूस्खलन हुआ था। कभी कभी ऐसे प्रश्न बन जाते हैं कि उत्तरकाशी के ज्ञानसू में भूस्खलन कब हुआ था? 23 जून 1980 को। क्योंकि देखिए भूस्खलन इसलिए महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि इसमें बड़ी आपदाएं थी, इनमें जो जन हानि होती है वो अधिक होती है, इसलिए इनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए सन 2003 में वरुणावत पर्वत में भूस्खलन जिससे उत्तरकाशी को काफी नुकसान होता है। अगस्त 2019 में आराकोट जो पावर प्रोजेक्ट था उस नदी में एक बाढ़ आई थी, उसकी बाढ़ के कारण भी काफी नुकसान हुआ था। तो ये प्रश्न रहे थे वहाँ के कुछ भूस्खलन के। उसके बाद देखिए चिन्यालीसैंण हवाई पट्टी कहाँ है? उत्तरकाशी में है। बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ भी चुका है प्रश्न कि चिन्यालीसैंण हवाई पट्टी कहाँ है? उत्तरकाशी में, जिसका नाम बदलकर माँ गंगा हवाई पट्टी रखा गया है। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। जो चिन्यालीसैंण हवाई पट्टी है उसका नाम बदल दिया गया है और उसका नाम माँ गंगा हवाई पट्टी रख दिया गया है। उसके बाद देखिए टकनौर पट्टी व बाड़ागढ़ी पट्टी कहाँ है? तो ये उत्तरकाशी में है। फिर देखिए पुरोला। देखिए ये पुरोला वाला जो प्रश्न है ना, जब हम लोग उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल पढ़ रहे थे, प्रागैतिहासिक काल, उत्तराखंड का आद्य ऐतिहासिक काल, तो जो जितने भी जैसे चमोली का मलारी हो, लुथाप हो, जो भी हमारे हुडली उत्तरकाशी हो, पुरोला उत्तरकाशी हो, थापली हो, तो जो भी ये प्रागैतिहासिक स्थल थे, आद्य ऐतिहासिक कालीन स्थल थे, इनको तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। किसमें? उत्तराखंड का जो हमारा इतिहास की सीरीज चली थी उसमें प्रागैतिहासिक उत्तराखंड और आद्य ऐतिहासिक उत्तराखंड जो वहाँ से हमारे टॉपिक बने थे वो सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो मैंने आपसे पहले भी कहा है जो चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं उनको दोबारा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए दोबारा डिस्कस करने का मतलब क्या है, आप भी बोर हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग वो चीज़ें पढ़ चुके हैं पहले ही। तो ये सब कुछ मैं आपको करवा चुका हूँ पहले ही, इसलिए मैंने आपसे कहा था आधी से अधिक चीज़ें, जो जिला सीरीज की आधी से अधिक चीज़ें हैं वो तो मैं आपको पहले ही कवर करवा चुका हूँ। चलिए ठीक है, तो ये पुरोला के बारे में आप ये समझ लीजिए, पुरोला कहाँ है? उत्तरकाशी में, और यहाँ से चित्रित धूसर मृदभांड व यज्ञ वेदिकाओं के अवशेष मिले हैं। कमल नदी के किनारे यह स्थित है। महाभारत के उपनयन पर्व के अनुसार उत्तरकाशी में कुत्सक व तिरिट सूज जातियां निवास करती थी। ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ नया सा क्वेश्चन है ये, कुछ नया सा क्वेश्चन आपके लिए है, आपने ये क्वेश्चन देखा नहीं होगा इससे पहले। तो महाभारत के उपनयन पर्व में ये बात कही गई है कि उत्तरकाशी में कुत्सक व त्रिट सूज जातियां निवास करती थी। और देखिए पुरोला में आपको याद क्या रखना है, चित्रित धूसर मृदभांड। ऐसे प्रश्न बन सकता है कि पुरोला से किस प्रकार के मृदभांड मिले हैं, तो चित्रित धूसर मृदभांड व यज्ञ वेदिकाओं के यहाँ पर से अवशेष मिले हैं। चलिए ठीक, बढ़ते हैं आगे। एक बात और, जो ये कमल नदी है, ये कमल नदी किसकी सहायक नदी है? बहुत महत्वपूर्ण है, नोट कर लेंगे, यमुना नदी की ये सहायक नदी है। और जो ये पुरोला है ये यमुना घाटी में ही है। किस घाटी में है? जो पुरोला रहेगा ये यमुना घाटी में ही स्थित रहेगा। चलिए ठीक, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए 1857 की क्रांति के दौरान, ये भी आपको करवा चुका हूँ ये क्वेश्चन, हर चीज़ आपको, अधिकांश चीज़ें तो करवा ही चुका हूँ मैं आपको। सोच रहा हूँ क्या रखूँ क्या ना रखूँ, कुछ चीज़ें कम रखता हूँ तो आप लोग कहेंगे सर ने कुछ करवाया ही नहीं। करवा तो सब कुछ पहले ही चुका हूँ ना। तो देखिए 1857 की क्रांति के दौरान नाना साहब ने उत्तरकाशी में अज्ञातवास किया था। 1857 की क्रांति जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो ये सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। जिस स्थान पर ये रहे थे उसे नाना साहब का बाड़ा तथा धोंदू को उढ़ार कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर से प्रश्न क्या बनेगा, सबसे पहली बात तो 1857 की क्रांति के दौरान नाना साहेब उत्तराखंड के किस क्षेत्र में आए थे? पहला क्वेश्चन ये बन जाएगा, 1857 की क्रांति के दौरान नाना साहेब उत्तराखंड के किस क्षेत्र में आए थे? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तरकाशी में। अब जब उन्होंने उत्तरकाशी में अज्ञातवास किया था, उस स्थान को किस नाम से जाना गया? तो नाना साहब का बाड़ा या धोंडू को उधार। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों कि नाना साहब कहाँ पर आए थे उत्तराखंड में 1857 क्रांति के दौरान उत्तरकाशी में, और इस स्थान को नाना साहब का बाड़ा तथा धोंदू को उधार कहा जाता है। फिर देखिए अगला आता है हुडली। ये भी आपको करवा चुका हूँ, उत्तराखंड के जो प्रागैतिहासिक काल, उत्तराखंड की आद्य ऐतिहासिक काल
हमारी सीरीज चल रही थी वहाँ सब कुछ करवा चुका हूँ। तो हुडली देखिए उत्तरकाशी में है, तो उत्तरकाशी के हुडली से शैल चित्र प्राप्त होते हैं जिनमें नीले रंगों का प्रयोग किया गया है। ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी बार बन चुका है। उत्तरकाशी से जो शैल चित्र प्राप्त होते हैं उनमें किन रंगों का प्रयोग किया गया है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, नीले रंगों का। देवढुंगा कहाँ है, देवढुंगा भी उत्तरकाशी में है। अमोघभूति जो कुड़िन शासक रहा था उसकी यज्ञ वेदिका यहाँ से प्राप्त होती है, बहुत महत्वपूर्ण है देवढुंगा से। फिर देखिए 6ठे दशक तक उत्तरकाशी सीमांत के लोगों को बुडेरा भी कहा जाता था। क्या, बुडेरा, इसको नोट करें, बुडेरा कहा जाता था। फिर देखिए भागीरथी घाटी वो यमुना घाटी कहाँ है, उत्तरकाशी में है। उत्तरकाशी में स्थित बड़कोट का प्राचीन नाम, हालांकि ये पहली सीरीज में करवा चुका हूँ, दोबारा मैंने रख दिया, कोई बात नहीं, राजगढ़ी। जो बड़कोट का जो प्राचीन नाम है वो क्या है, राजगढ़ी। देखिए बीसपुरिया गुफा बहुत महत्वपूर्ण है, बीसपुरिया गुफा कहाँ है, उत्तरकाशी में। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए। फिर देखिए मौसमी फलों हेतु सूखी नामक स्थल उत्तरकाशी में ही है। एक स्थल है उत्तरकाशी में सूखी, ये प्रसिद्ध क्यों है, मौसमी फलों के लिए प्रसिद्ध है। तो मौसमी फलों के लिए एक सूखी नामक एक स्थल प्रसिद्ध है जो कि कहाँ पर है, उत्तरकाशी में। चलिए ठीक, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए टॉन्स घाटी के किरौली नामक स्थान पर एशिया का सबसे ऊंचा चीड़ का वृक्ष खड़ा था। इसे 15 अगस्त 1989 में नापा गया था, तब इसकी ऊंचाई 61 मीटर थी। देखिए एशिया का सबसे ऊंचा चीड़ का वृक्ष था, समझ सकते हैं ना, एशिया का सबसे ऊंचा चीड़ का वृक्ष था कहाँ पर, टॉन्स घाटी उत्तरकाशी में किरौली नामक स्थान पर। 1989 में इसको नापा गया था, तब इसकी ऊंचाई थी 61 मीटर की। लेकिन होता क्या है, 2007 में यह पेड़ गिर जाता है, एक आंधी तूफान आता है, उसमें यह पेड़ गिर जाता है। वर्तमान में इस वृक्ष की समाधि बनाई गई है। तो ये मोरी नामक ब्लॉक स्थल है, वहाँ पर ये पड़ता है। तो ये भी कभी कभी पूछ लिया गया है कि कहाँ पर है, मोरी नामक स्थल पर। तो एशिया का जो सबसे ऊंचा पर्वत था, मोरी, टॉन्स घाटी, किरौली, कुछ भी आपसे पूछ सकता है, तो ये आपको याद रखना है। तो किसी किसी किताब में ये 60.65 मीटर ऊंचा बताया गया है, किसी किसी में 61 मीटर बताया गया है। हालांकि 61 मीटर लमसम हो, इसको 61 मीटर में ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। और ये देखिए गिरा कब, गिरने की डेट आपसे पूछ सकता है, 2007 में गिरा था। उसके बाद देखिए आर्च ब्रिज, एक स्टील ब्रिज है चिन्यालीसढ़ उत्तरकाशी में, आर्च ब्रिज इसको बोला जाता है। तो आर्च ब्रिज जो कि स्टील ब्रिज है, ये कहाँ पर है, चिन्यालीसढ़ उत्तरकाशी में। मोरी हिल स्टेशन किस नदी के तट पर है, देखिए मोरी जो हिल स्टेशन है बहुत प्रसिद्ध है। ये हिल स्टेशन किस नदी पर है, तो ये टॉन्स नदी पर है, मतलब टॉन्स नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद देखिए संतों की घाटी किसे कहा गया है, उजेली। उजेली संतों की घाटी के नाम से प्रसिद्ध है, उत्तरकाशी में स्थित है। क्यों प्रसिद्ध है, यहाँ पर विदेशी साधु संत बहुत आते हैं। कहाँ पर, संतों की घाटी जैसे कि उजेली कहा गया है, यहाँ पर जो विदेशी साधु हैं वो काफ़ी मात्रा में यहाँ पर आते हैं। साल भर यहाँ पर साधुओं का जमावड़ा लगा रहता है, इसीलिए उजेली को संतों की घाटी भी कहा गया है। और इस संतों की घाटी उजेली कहाँ पर है, उत्तरकाशी में। फिर देखिए मिशन एप्पल योजना उत्तरकाशी में सेब की उन्नति के लिए शुरू किया गया है। ऐसे प्रश्न बन सकता है कि मिशन एप्पल योजना उत्तराखंड के किस जिले में शुरू किया गया, तो उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी का जो हर्षिल क्षेत्र है वो तो आपको पिछली वाली वीडियो में बता ही चुका हूँ। 1925 में सर्वप्रथम क्या हुआ था, 1925 में सर्वप्रथम उत्तरकाशी के हर्षिल क्षेत्र में सेब की खेती शुरू की गई थी, और काफ़ी प्रसिद्ध है ये स्थल सेब की खेती के लिए। तो मिशन एप्पल योजना उत्तरकाशी में ही सेब की उन्नति के लिए शुरू की गई थी। फिर देखिए कपिल मुनि आश्रम कहाँ है, पुरोला उत्तरकाशी में, यामुन शैली में इसको बनाया गया है। और देखिए उसी प्रकार से कुछ आश्रम और हैं, शिवानंद कुटीर आश्रम और पायलट बाबा आश्रम, ये भी कहाँ है, उत्तरकाशी में। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अच्छा एक चीज़ आपको नोट करनी है, विश्वनाथ मंदिर, जैसे कि मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में पढ़ाया था कि विश्वनाथ मंदिर किस भगवान को समर्पित है। नोट कर लेंगे, विश्वनाथ मंदिर शिव भगवान को समर्पित है, क्योंकि एक बार ऐसे प्रश्न बना था कि जो बद्रीनाथ मंदिर है वो किस भगवान को समर्पित है। देखिए हर मंदिर के बारे में नहीं पूछेगा, मैंने आपको बताया ना जो प्रसिद्ध तीर्थ हैं। विश्वनाथ मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध तीर्थ है, बद्रीनाथ काफ़ी महत्वपूर्ण तीर्थ है, केदारनाथ बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ है। तो यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं, अब हर मंदिर से संबंधित प्रश्न नहीं बनेगा। अब देखिए जो विश्वनाथ मंदिर है ये भगवान शिव को समर्पित है, जैसे कि भगवान जो बद्रीनाथ मंदिर है वो भगवान विष्णु को समर्पित है, उसी प्रकार से जो विश्वनाथ मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है। उसके बाद देखिए भारत तिब्बत व्यापार हेतु खतरनाक गर्ता गली मार्ग है जो कि अब बंद है, ये कहाँ पर स्थित है, तो उत्तरकाशी
में ही स्थित है। उत्तरकाशी में एक स्थल है लंका नामक स्थल। तो लंका नामक स्थान पर उत्तरकाशी में ही भारत तिब्बत व्यापार हेतु एक खतरनाक गर्ता गली मार्ग स्थित है, जो कि वर्तमान में बंद है। देखिए, मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में एक बात बताई थी कि उत्तराखंड का जो मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, हर्सिल को कहा जाता है, उसको आपको काट देना है। देखिए, थोड़ा सा वहाँ पर मिस्टेक हो गई थी मेरे बताने में। तो ये देखिए, यहाँ पर से आपको इस तरीके से नोट करना है। भारत का स्विट्जरलैंड कैसे कहा जाएगा? कौसानी बागेश्वर को। उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड कैसे कहा जाएगा? हर्सिल उत्तरकाशी को। उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड कैसे कहा जाएगा? चोपता बुग्याल, जो कि रुद्रप्रयाग में, उसे। तो उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड आपको वहां से काट करके चोपता कर लेना है। पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड मैंने आपको क्या बताया था? हर्सिल बताया था। तो आपको क्या करना है? उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड चोपता रुद्रप्रयाग कर लेना है। तो ये तो रहे थे हमारे उत्तराखंड के स्विट्जरलैंड। उसके बाद देखिए, गंगोत्री व यमुनोत्री पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन यात्री कौन था? तो ये था जेबी फ्रेजर। जेबी फ्रेजर गंगोत्री व यमुनोत्री पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री था। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप लोग हमारे फेसबुक कैसे जुड़ जाइए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। व्हाट्सअप नंबर ही मैंने आपको नीचे दे रखा है। अगर आपको कुछ पूछना होता है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो के संबंध में कुछ पूछना होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए ताकि और लोगों तक भी ये पहुँच जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।